Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. So today I'm going to tell you about the globular protein. Basically मैं लिपिन कोर्स से पढ़ा रही हूँ, बट जो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊँगी। अब अगर प्रोटीन की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल और एक हमारे पास वाटर सॉल्युबल, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। अब जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास बेसिकली वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हमारे पास वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो सबसे ज़्यादा मेन एग्जांपल आ जाती है वो हमारे पास आती है हीम प्रोटीन की। हीम प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तो हमें पता है हमारे पास अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को हीम के स्ट्रक्चर से मिला दिया जाए तो हमारे पास हीम प्रोटीन बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस व्हाट एग्जैक्टली इज द हीम। तो हीम हमारे पास क्या होता है कि 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, उनके मिड में करके हमारे पास आयरन होता है तो हम उसको कहते हैं ये हीम है, ठीक है। ये मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। वैसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब हमारे पास पायरोल रिंग क्या है? पायरोल रिंग हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और उसके 2 कार्बन के बीच में एक नाइट्रोजन होता है। अब ये 4 पायरोल रिंग्स इनके जो नाइट्रोजन होते हैं वो मिड में करके होते हैं, आयरन इनके साथ अटैच होता है और हमारे पास हीम बन जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली द हीम। अब क्या होता है कि इस हीम के साथ कोई भी प्रोटीन अटैच कर दी जाए तो हमारे पास हीम प्रोटीन बन जाएगा। ये मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हीम प्रोटीन का जिक्र किया गया था। अब मैं आप लोगों को इधर से बताती हूँ। हीम प्रोटीन हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास हीम है और ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीम हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए प्रोस्टैटिक ग्रुप है। प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है? जब हमारे पास एक प्रोटीन के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच हो जाए, वो डी अटैच ना हो, तो हम कहते हैं वो प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है। अब हीम प्रोटीन की 4 मेन एग्जाम्पल्स हैं, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंड कैटालिसिस। और सबसे मज़े की बात यह है इनमें कि इनमें हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट आता है? क्योंकि इन सब का तो हमारे पास फंक्शन डिफरेंट है। मैं इनका फंक्शन भी आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, तो इनका डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट आता है कि इनके साथ जो प्रोटीन अटैच हुई होती है ना, इस हीम के साथ जो प्रोटीन अटैच हुई होती है, ये बेसिकली डिसाइड कर रही होती है इस स्ट्रक्चर का फेट। अब अगर हम बात करें मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि वो हमारे पास ऑक्सीजन कैरियर हमारे पास होती है और ऑक्सीजन स्टोर भी करती होती है इन द मसल एंड इन द हार्ट, स्केलेटल मसल और हमारे पास हार्ट में, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन कैरियर और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर भी हमारे पास होती है। अब साइटोक्रोम क्या है हमारे पास? साइटोक्रोम बेसिकली हमारे पास हीम कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। यह हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास इसका फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या करती है कि हमारे पास ये जो आयरन होता है ना, ये हमारे पास होता है फेरस की फॉर्म में। अब इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि फेरिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये फेरिक की फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये दोबारा फेरस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास साइटोक्रोम की प्रोटीन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। सो हम कहते हैं कि बार बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में काम आ रही होती है और फेरस से फेरिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है साइटोक्रोम के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिसिस। कैटालिसिस भी हमारे पास हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। इसका काम क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्शन को कैटालाइज कर रही होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रही होती है। इस रिएक्शन का एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। क्या हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जब भी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन मतलब हर रिएक्शन नहीं मगर मोस्टली रिएक्शंस में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। बट रिमेंबर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारी बॉडी के लिए तो डेंजरस है। अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे पास कैटालिसिस क्या करेगा कि इसको हमारे पास वाटर की फॉर्म में और ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सो अब हमें ये बात पता चली कि इन चारों का फंक्शन तो डिफरेंट है। अब कैसे फंक्शन डिफरेंट है? इनमें तो हीम है, मतलब सारों में से हीम तो स्ट्रक्चरली सेम है। सो हमें ये बात पता चली कि इट इज़ नॉट द हीम दैट डिसाइड द फेट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स बट इट इज़ द ग्लोबुलर प्रोटीन दैट डिसाइड द फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, ओके। ये मेरी बात याद रखिएगा। जो मैंने अभी आप लोगों को बात समझाई है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि द फंक्शन ऑफ द हीम ग्रुप इज़ डेडिकेटेड बाय द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। यानी कि जो हीम ग्रुप का फंक्शन है कि आइदर उसे मायोग्लोबिन बनना है, हीमोग्लोबिन बनना है, यहाँ पे साइटोक्रोम का फंक्शन अदा करना है, वो कौन डिटरमाइन करेगा? उसकी प्रोटीन डिटरमाइन करेगी, ठीक है।
सो इधर बस आप लोगों ने ये याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हीम स्ट्रक्चर। हीम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास हीम होता है वो हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सपोज़ दिस इज़ द हीम, ओके। तो हमारे पास ये एक ही प्लेन में होगा, ओके। देखिए एक ही प्लेन में है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास आयरन होता है जो हीम के मिड में होता है उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो 6 बॉन्ड्स बना सकता है, 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ओके, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो 4 बॉन्ड होते हैं वो बना लेगा हमारे पास नाइट्रोजन के साथ। जो हमारे पास आयरन होगा वो 4 बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन के साथ बना लेगा, पायरोल के नाइट्रोजन के साथ। मगर 2 बॉन्ड्स वो किसके साथ बनाएगा? एक बॉन्ड वो बनाएगा हमारे पास जो उसकी ग्लोबुलर प्रोटीन होगी ना, ठीक है, जिसके साथ उसने अटैच होना होगा, उसकी हिस्टीडीन, उस ग्लोबुलर प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टीडीन, उसके साथ अटैच होके। और जो हमारे पास एक और बॉन्ड है वो किसके साथ बनाएगा? वो उसके एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अच्छा, बुक में एक बात लिखी हुई है कि हमारे पास होता है क्या है, ये हमारे पास अगर एक ही प्लेन में इधर हमारे पास आयरन पड़ा होगा, आयरन एक ये बॉन्ड बना रहा है, एक इधर नाइट्रोजन के साथ, एक इधर नाइट्रोजन के साथ, एक इधर नाइट्रोजन के साथ। तो बेसिकली हमारे पास 4 बॉन्ड्स बन गए इसके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो दूसरे 2 ये बॉन्ड बनाएगा वो एक हमारे पास ऊपर इस एक्सिस में बनाएगा और एक हमारे पास नीचे इस एक्सिस में बनाएगा। तो ऊपर जो हमारे पास एक बॉन्ड बनाएगा वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और नीचे हमारे पास जिस प्रोटीन के साथ उसने अटैच होना है, ठीक है, उसके साथ बनाएगा। उस प्रोटीन के साथ कैसे अटैच होगा? जो उस प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टीडीन, उसके साथ अटैच होकर वो हमारे पास बॉन्ड बनाएगा, ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारे पास मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन हमारे पास कहाँ पर होती है? हमारे पास हार्ट में होती है और हमारे पास स्केलेटल मसल में होती है। स्केलेटल मसल में भी मोर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो रेड मसल फाइबर में ज़्यादा होती है, वाइट मसल फाइबर्स में भी होती है, बट रेड मसल फाइबर में कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, ओके। और इसका फंक्शन क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन रिजर्वायर भी है, ना सिर्फ स्टोर करेगी बट ऑल्सो इट कैरीज द ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन को मसल सेल तक कैरी भी करेगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास हीम प्रोटीन नहीं, जो हमारे पास मायोग्लोबिन की प्रोटीन है, ये मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स है, ये और एक ये, और ये हमारे पास दरमियान में आयरन है। पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि मैंने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। आप लोगों को पायरोल का स्ट्रक्चर पता है किस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का, ओके। अब इसके साथ हमारे पास क्या होगा कि इसके साथ हमारे पास अटैच होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन अटैच होगी उसमें हमारे पास बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मगर उसमें बुक में एक बात लिखी हुई है कि इसमें हमारे पास 8 स्ट्रेचेस होते हैं, यानी एक दफ़ा ये अगर इस तरह करेगा फिर एक स्ट्रेच आएगा और फिर इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाएगा और फिर एक स्ट्रेच आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह करके इसके 8 स्ट्रेचेस होते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रेचेस बने हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, ओके, गॉट माय पॉइंट। अब जो हमारे पास इसमें 8 स्ट्रेचेस आ रहे हैं ना, ठीक है। अब एक जो हमारे पास हेलिकल बना है उसको हम ए कहेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास एच तक हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होंगे। अब ये हमारे पास अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर कहाँ पर टर्मिनेट होगा? जहाँ पे हमारे पास प्रोलीन आ जाएगा। क्यों प्रोलीन पे क्यों टर्मिनेट होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोलीन जो हमारे पास है वो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास किंग्स प्रोड्यूस करती है अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर में। इसी वजह से हमारे पास अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है और ये हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। बीटा बैंड्स आएंगे तब भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से और आयनिक बॉन्ड के साथ स्टेबलाइज हुआ होगा। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो आयनिक बॉन्ड है ना, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस भी कहेंगे और सॉल्ट ब्रिजेस भी कहेंगे। सो आगे जाकर चैप्टर में जब सॉल्ट ब्रिजेस का नाम आएगा तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यार आयनिक बॉन्ड सॉल्ट ब्रिजेस, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आप लोगों ने याद रखनी है लोकेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू। बहुत सिंपल सी बात है कि बेसिकली हमारे पास होता क्या है, अगर ये मैंने एक वाटर कंटेनिंग कंपाउंड लिया, ठीक है, इसमें मैंने वाटर लिया और मैंने इसमें क्या किया कि जो मेरी मायोग्लोबिन की प्रोटीन थी, ठीक है, मैंने उसमें डाल दी, ठीक है। अब मायोग्लोबिन की प्रोटीन क्या करेगी कि अपनी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस इस तरह कर लेगी कि जो इसके अमाइनो एसिड पोलर हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, बिल्कुल सरफेस पे, ठीक है। ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं जो कि सरफेस पे आ जाएंगे और वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास नॉन पोलर हैं वो हमारे पास बिल्कुल मिड में आ जाएंगे। ये हमारे पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। अब नॉन पोलर अमाइनो एसिड हमारे पास बेसिकली होते हैं जो हमारे पास
हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हमारे पास इनमें क्या होगी, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और हमारे पास बाय क्या होगी कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने में भी ये लोग डेवलप करेंगे और साथ जो वाटर के साथ भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यही बात देखी हुई है। नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग ऑफ द हीम ग्रुप। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब मेरी बात एक याद रखें कि हमारे पास बेसिकली होता क्या है। ये हमारे पास इस तरह करके होता है ग्लोबुलर प्रोटीन की किंग्स प्रोड्यूस होकर। इस तरह का अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन बनाऊँ, ठीक है, और ये सरफेस के अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बीच में करके नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इनमें एक होल सा होता है। ठीक है, बुक में वर्ड यूज़ किया गया है सीरीवाइज। ठीक है, इसमें हमारे पास एक होल होगा। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होगा कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे, मगर उसमें दो एक्सेप्शंस होंगी। एक हमारे पास एक्सेप्शन होगी इस अमाइनो एसिड में कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड की जगह हमारे पास हिस्टिडीन होगा। अब जो हमारे पास हिस्टिडीन है वो बेसिकली हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या कर रही हूँ कि सिर्फ दो अमाइनो एसिड की स्ट्रेचेस बना रही हूँ। ठीक है, अब मैंने सिर्फ दो अमाइनो एसिड के हेलिकल स्ट्रक्चर के स्ट्रेचेस बनाए। अब इन सीरीवाइज में बेसिकली होता क्या है कि आकर हीम जो हमारे पास होता है, ठीक है, वो आकर इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताना है बाइंडिंग द हीम ग्रुप। ये बहुत समझने वाली बात है। इसमें बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ये देखिए हमारे पास मैंने आप लोगों को बताए थे सारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं और हमारे पास साइड पे करके हमारे पास सरफेस पे पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। अभी जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं इनमें गैप आता है। ठीक है, और सीरीवाइज जैसे कहते हैं। ठीक है, अब इस गैप में हमारे पास क्या आता है, फिट हो जाता है हीम स्ट्रक्चर। अब हीम स्ट्रक्चर इसमें फिट हो गया। अब मैंने फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस बुक में भी अगर आप देखें, ठीक है, तो क्या हुआ, सिर्फ दो स्ट्रेचेस दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेचेस थे ना, सिर्फ दो स्ट्रेचेस दिए गए हैं दरमियान वाले। ठीक है, जो कि हमारे पास नॉन पोलर है। अब ये नॉन पोलर, अब यहाँ पे ना हमारे पास बेसिकली एक्सेप्शन होती है, यानी कि सारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, मगर दो एक्सेप्शंस हैं। एक हमारे पास ये हमारे पास हिस्टिडीन की, यानी हिस्टिडीन हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड होता है। अब दो हमारे पास एक ये हिस्टिडीन है, एक ये हिस्टिडीन है। जो हिस्टिडीन आयरन के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल हिस्टिडीन। मगर क्या होता है कि ये वाला जो हिस्टिडीन है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्योंकि आयरन ने इधर से तो ऑब्वियसली ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ नहीं अटैच होना ना, यहाँ पे तो उसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हिस्टिडीन के साथ अटैच होगा। सो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या होता है कि ये जो आयरन है वो इनडायरेक्टली हिस्टिडीन के साथ अटैच है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के थ्रू। तो हम इसको कहते हैं डिस्टल हिस्टिडीन। इसको हम प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन और इसको हम डिस्टल हिस्टिडीन कह रहे हैं। मैं आप लोगों को दोबारा से बताती हूँ कि बेसिकली हमारे पास हुआ क्या था। मायोग्लोबिन में हमारे पास अल्फा हेलिकल कंटेंट में हमने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि हमारे पास मोस्टली हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें भी हमारे पास ये स्ट्रेचेस आते हैं। ठीक है, फिर हमने लोकेशन ऑफ नॉन पोलर की बात की कि हमारे पास जो सरफेस पे पोलर अमाइनो एसिड है और जो हमारे पास मिड में करके नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। अब मिड में करके हमारे पास क्या होगा, एक होल सा बनेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं सीरीवाइज। उसमें हमारे पास आके हीम ग्रुप जाकर फिट हो जाएगा। अब मैं उस दरमियान वाले यानी नॉन पोलर अमाइनो एसिड की, ठीक है, ये जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है सिर्फ इसके दो स्ट्रेचेस ले रही हूँ। ठीक है, बाकी मैंने सारा स्ट्रक्चर हटा दिया। ठीक है, आई होप यू पीपल गोट माई पॉइंट। ओके, सारा स्ट्रक्चर मैंने हटा दिया। यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर था, सारे स्ट्रेचेस जो सरफेस वाले थे। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि सारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, मगर वहीं पे मैंने एक बात की कि यहाँ पे दो एक्सेप्शन है हिस्टिडीन की। दो हिस्टिडीन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेच पे, एक स्ट्रेच पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटेबल एक्सेप्शंस आर द टू हिस्टिडीन विच आर बेसिक अमाइनो एसिड। एक हिस्टिडीन डायरेक्टली आयरन के साथ अटैच होगा और एक हमारे पास अब जो आयरन दूसरी साइड से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और फिर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास दूसरे हिस्टिडीन के साथ अटैच होगा। तो हम कहते हैं डिस्टल हिस्टिडीन है। अब यहाँ पर एक और बात भी याद रखनी है कि जब हमारे पास आयरन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो वह हमारे पास फेरस की फॉर्म से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, ये देखिए, अब ये हमारे पास आयरन है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और इस पर हमारे पास जो हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन है इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और क्योंकि यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास ये Fe+2 से Fe+3 में यानी फेरिक से हमारे पास फेरस से हमारे पास फेरिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम देखा जाए तो हीमोग्लोबिन है कहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन एक्चुअली आरबीसीज के अंदर होती है, आरबीसीज के अंदर इंक्लोज हुई होती है, यानी ब्लड के अंदर होगी। अब इसका फंक्शन क्या होता है ब्लड के अंदर, यह हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर होती है। सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर ही नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी टिश्यू से हमारे पास लंग्स तक लेके जाएगी। अच्छा, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन ए है। इसमें हमारे पास दो तरह की 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट होती है वो बिल्कुल सेम होती है जैसे हमारे पास मायोग्लोबिन में थी, यानी कि सरफेस पे क्या होंगे हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स और जो हमारे पास मिड में करके होंगे वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और इनमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होंगी। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन बताया गया, ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि दिस इज़ द आरबीसी, ठीक है, ये हमारे पास एक आरबीसी है और ये हमारे पास टिश्यू है, ठीक है, ये हमारे पास एक ये टिश्यू है। अब टिश्यू में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर चला जाएगा। अब आरबीसी के अंदर जाने के बाद ये मैं आप लोगों को यहाँ पे सारा रिएक्शन बताती हूँ। आरबीसी में जाने के बाद क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास बना देगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि हमारे पास आरबीसी के अंदर ये एंजाइम पड़ा होता है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फ़ौरन से डिसोसिएट हो जाएगा और हमारे पास बना देगा बाइकार्बोनेटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है ना, वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो अपनी एफिनिटी ऑक्सीजन से लूज़ करने लग जाता है। यानी कि अब हमारे पास क्या होगा, लंग से हमारे पास हीमोग्लोबिन आएगी जो कि ऑक्सीजन के साथ ब्लाइंड हुई होगी, ठीक है। अब ये जब जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर देखेंगे कि यार यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगी और ख़ुद ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर ये बना देगी, ठीक है। और अब हमारे पास बाइकार्बोनेटाइन क्या करेगा, बाइकार्बोनेटाइन आरबीसी से बाहर निकलेगा और फिर हमारे पास जाके लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाके ये डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी कि हमारे पास अभी देखिए हमारे पास HCO3 था ना बाइकार्बोनेटाइन, अब ये जैसी लंग में क्या ना, ठीक है, HCO3-, ठीक है, तो ये वहाँ पर हो गया हमारे पास हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ अटैच हुई हुई थी, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी और यहाँ पे हमारे पास वाटर बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और हमारे पास हाइड्रोजन जो हमारे पास हीमोग्लोबिन थी वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है लंग्स में। और ये हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होगी वो वापस कहाँ पर चली जाएगी, आरबीसी के अंदर चली जाएगी। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, क्वाटर्नी स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारे पास बेसिकली हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाटर्नी स्ट्रक्चर होता है। उसमें हमारे पास एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। अब हमारे पास होता क्या है, ये जो एक अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, ये डाइमर बना लेंगे आपस में, यानी ये एक अल्फ़ा बीटा हो गए और ये हमारे पास एक अल्फ़ा बीटा हो गए। अब इनमें इस वाले अल्फ़ा बीटा में बहुत ज़्यादा और इस वाले अल्फ़ा बीटा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की इंट्रैक्शन होगी, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इनमें भी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इनमें भी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, और वीक इंट्रैक्शन इनके बीच में होगी जो कि हमारे पास आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, अब हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास इसने यानी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा ये वाला स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन, तो तब इसमें ये वाली जो इंट्रैक्शंस होंगी ये डोमिनेट करेंगी, यानी ये इंट्रैक्शंस रहेंगी और ये बहुत टॉट फॉर्म में होगा, यानी इंट्रैक्शन होगी बहुत टाइटली अटैच होगा और ये ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करेगा कि इसके बीच में आए और इसके साथ बाइंड करे। तो ऑक्सीजन तो इसके साथ बाइंड ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की इंट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा टॉट हुआ हुआ है ये, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं ये टी फॉर्म में है, टी फॉर्म में ये टॉट रहेगा, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। ओके, और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि टी फॉर्म में क्या होता है, इतना ज़्यादा टॉट हो चुका होता है कि जो हमारे पास आयरन होता है, ठीक है, उसको भी वो पुल करके प्लेन से बाहर निकाल देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स टॉटनेस। अब आर फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास ये जो इंट्रैक्शंस हैं, आयनिक इंट्रैक्शंस, ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, और फिर क्या होगा कि हमारे पास इन लूज इंट्रैक्शंस की वजह से अब ऑक्सीजन ये
बहुत ज़्यादा इंफ्रैक्शन लूज़ होगी तो ऑक्सीजन को तो मौका मिल जाएगा और फिर वो ऑक्सीजन आके इनके साथ अटैच हो जाएगा। तो हम कहते हैं जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, तो ये आर फॉर्म में होता है। आर फॉर्म यानी कि हमारे पास रिलैक्स फॉर्म होगी और रिलैक्स फॉर्म में क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हुआ होता है, तो हमारे पास जो आयरन होती है वो वापस अपने प्लेन के अंदर आ जाती है। ओके, और इसमें आर फॉर्म में हमारे पास हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होगी, टी फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। गॉट माई पॉइंट।